हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है रेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। रेंट होता क्या है? रेंट इज़ अ पेमेंट मेड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर इन इम्परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो रेंट उन फैक्टर्स की पेमेंट को कहा जाता है जिनकी जो सप्लाई है परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, बल्कि जिनकी सप्लाई लिमिटेड है। तो इसमें दो डिफरेंट व्यूज़ हैं। अगर मैं आपको क्लासिकल व्यू और मॉडर्न व्यू बताऊंगा तो आपको रेंट की डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहती है? क्लासिकल डेफिनेशन कहती है, अकॉर्डिंग टू कार्वर, रेंट इज़ द प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि भाई जो रेंट है वो सिर्फ लैंड से ही रिलेटेड है, सिर्फ लैंड का ही रेंट होता है और किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रेंट नहीं होता। मगर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं भाई ये जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें रेंट अराइज होता है। एक और डेफिनेशन पढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू जैकब ऑस्कर, the economic rent is that portion of landlord's income which is attributable to his ownership of land। तो फिर से वही बात आ गई, जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक रेंट है वो लैंडलॉर्ड्स की वो इनकम है, लैंडलॉर्ड की वो वाली इनकम है जो कि ओनरशिप ऑफ लैंड की वजह से मिलती है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमेशा यही कहते थे कि जो रेंट है इट इज़ द पेमेंट मेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड ओनली। मगर जो मॉडर्न थ्योरी है, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, वो क्या कहते हैं? मॉडर्न डेफिनेशन कहती है, अकॉर्डिंग टू हिप्डन, रेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग या माइनस ट्रांसफर अर्निंग। और जो इन्होंने डेफिनेशन दी है, रेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पेमेंट टू अ फैक्टर एंड ट्रांसफर अर्निंग्स। तो इसका फॉर्मूला रेंट इज एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई एक्चुअल अर्निंग क्या होती है और ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है। ये मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कोई भी पर्सन है ए, ठीक है, वो कहीं जॉब करता था, उसकी सैलरी थी 9,000, ठीक है। उसने जॉब शिफ्ट कर ली, शिफ्ट करके उसको दूसरी जगह पे सैलरी मिलती है 11,000। तो उसकी एक्चुअल अर्निंग क्या होगी? ये होगी उसकी एक्चुअल अर्निंग, एक्चुअल। और जो पहले जो थी वो क्या हुई? ट्रांसफ़र अर्निंग। ट्रांसफ़र के स्पेलिंग गलत हो गई, ये लो, ट्रांसफ़र अर्निंग। तो अब दिमाग से सोचो, ठीक है, ट्रांसफ़र अर्निंग कितनी होगी इसकी? 9,000, एक्चुअल अर्निंग होगी 11,000, तो इसका 2,000 बना ना रेंट। तो एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। मेरे एग्जांपल के हिसाब से एक्चुअली वो अभी कमा रहा है 11,000, मगर जो जॉब छोड़ के आया उसकी जो सैलरी थी वो थी 9,000। तो जो भी उसके जो डिफरेंस है 2,000, दैट विल बी कॉल्ड रेंट। तो मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, रेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर बिसाइड्स लैंड। क्लासिकल्स कहते थे कि रेंट सिर्फ लैंड से ही लेना देना करेगा और किसी को भी रेंट अराइज नहीं होता। मगर मॉडर्न थ्योरी कहती है कि रेंट हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए अराइज होता है, बनिस्बत उसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक नहीं होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ पेमेंट मेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड अलोन। सिर्फ ज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसको इकोनॉमिक रेंट कहा जाता है। रिकार्डो एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इकोनॉमिक रेंट इज़ अ पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ लैंड ओनली। जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है इंक्लूडिंग रिकार्डो की तो थ्योरी भी है, रिकार्डियन थ्योरी, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो वो ये मानते हैं कि जो रेंट है, इकोनॉमिक रेंट है, वो सिर्फ लैंड के इस्तेमाल के लिए दिया जाता है, ठीक है, और किसी इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जाता। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लाया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है ग्रॉस रेंट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इट रेफर्स टू दैट रेंट विच इज़ पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लैंड एंड कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन इट। तो ये रेंट एक ऐसी पेमेंट है जो कि जो भी हम ज़मीन की सर्विसेज यूज़ करते हैं, मतलब ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस जो भी उसके ऊपर लैंडलॉर्ड ने कैपिटल लगाई है, पैसा लगाया है ताकि ज़मीन को अच्छा कर सके, ठीक है। तो मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। इट रेफर्स टू रेंट विच इज़ पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लैंड। जो भी लैंड के ऊपर आप इस्तेमाल करके लैंड की सर्विसेज को यूज़ करते हो, प्लस उसके ऊपर जो कैपिटल इन्वेस्टेड की हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर पैसा लगाया हुआ है, उसको आप इंजॉय कर रहे हो, तो उसके लिए जो आपको पैसे देने पड़ते हैं उसे ग्रॉस रेंट कहा जाता है। ग्रॉस रेंट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आ जाता है? इकोनॉमिक रेंट, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इट रेफर्स टू द पेमेंट
मेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड ओनली, एक जो आप लैंड का इस्तेमाल कर रहे हो उसके लिए जो पेमेंट देनी है उसे इकोनॉमिक रेंट कहते हैं, प्लस इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? इट रेफर्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। लैंड को इम्प्रूव करने के लिए उसके ऊपर पैसा खर्च होता है, जैसे कोई कुआं खोदना है या फिर कोई ड्रेनेज सिस्टम करना है या कोई फार्म हाउस बनाना है या उसको लैंड को क्वालिटी को अच्छा करने के लिए कुछ मॉडर्न मेथड्स इस्तेमाल करने, तो उसके ऊपर जितना भी पैसा खर्च हो रहा है उस पैसे के ऊपर भी तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, वो भी ग्रॉस इंटरेस्ट में एडेड होगा। ठीक है। तीसरा, अगर आपने पैसा कर्जे में नहीं लिया तो आपने अपना पैसा खर्च किया होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेक्रीफाइस किया होगा, वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस में आ जाएगा। और तीसरा पार्ट है रिवार्ड फॉर रिस्क। रेंट ऑल्सो इंक्लूड्स द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकन बाय द लैंडलॉर्ड बाय इन्वेस्टिंग हिज कैपिटल ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। लैंड को इम्प्रूव करने के लिए जो उसने अपनी पूंजी लगाई उस पर इंटरेस्ट तो सेकंड पॉइंट में आ गया, मगर जो उसने अपनी पूंजी लगाई और रिस्क लिया कि पता नहीं वो पूंजी वापस आएगी नहीं आएगी किधर जाएगी, तो वो रिस्क भी ग्रॉस जो है रेंट उसका एक पार्ट है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है स्कार्सिटी रेंट। ये भी टाइप ऑफ रेंट में आ जाता है। तो स्कार्सिटी रेंट बेसिकली ये कहता है कि रेंट अराइज इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन की कमी है। ठीक है, स्कार्सिटी की वजह से। कुछ लोग स्कार्सिटी कहते हैं, कुछ लोग इसको स्केर्सिटी कहते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क हो सकता है, मतलब दोनों का एक ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू माल्थस, द मेन कॉज ऑफ एमरजेंस ऑफ रेंट इज स्कार्सिटी ऑफ लैंड। मेन माल्थस क्या कहते थे? मेन वजह जो है रेंट के अराइज होने की ये है कि लैंड की कमी है। तो सप्लाई ऑफ लैंड बीइंग लेस देन इट्स डिमांड, इसका मतलब ये स्कार्सिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो और उसकी डिमांड ज़्यादा हो तो वो चीज़ स्केर्स हो जाती है। स्कार्सिटी रेंट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ होमोजीनियस लैंड व्हेन इट्स सप्लाई इज लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड। तो ये कहते हैं स्कार्सिटी रेंट तब अराइज होता है जब मान लो लैंड की क्वालिटी सेम है, मान लेते हैं सेम है, और सप्लाई लैंड की जो है वो कम है और डिमांड फॉर लैंड बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है। इफ़ ऑल लैंड इज होमोजीनियस, हम ये फर्ज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो सारा लैंड सेम क्वालिटी का है, बट द डिमांड फॉर लैंड एक्सीड सप्लाई, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, देन द एंटायर लैंड विल अर्न इकोनॉमिक रेंट। तो जितना भी लैंड है उसका क्या होगा? रेंट हो जाएगा। समझ की बात? उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्कार्सिटी, किस वजह से? क्योंकि वो स्केर्स है, उसकी कमी है। दस रेंट विल अराइज व्हेन द सप्लाई ऑफ लैंड इज इनइलास्टिक। तो रेंट तभी अराइज होगा जब सप्लाई ऑफ लैंड इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब हम लैंड की सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियल रेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। रिकार्डियन थ्योरी में भी ये कहा गया है कि रेंट इसलिए अराइज होता है क्योंकि जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिफरेंट है। कुछ ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल है और कुछ ज़मीन कम फर्टाइल है। सम लैंड is more fertile and some land is less fertile. When the farmers are compelled to cultivate less fertile land, then owners of the more fertile land gets relatively more production. जब फार्मर्स को कंपेल किया जाता है, जब सारी की सारी फर्टाइल लैंड खत्म हो जाएगी तो फार्मर को कम फर्टाइल लैंड की तरफ मूव करना पड़ेगा और जो कम फर्टाइल लैंड है वो कम प्रोडक्शन करेगी। समझ की बात? दस जो सरप्लस है, ठीक है, सरप्लस विच अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेंट। तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो ए लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल है, वो बनाता है 10 यूनिट्स, और जो बी लैंड है वो बनाता है 8 यूनिट्स, सी लैंड बनाता है 6, और जो सबसे जो गया गुजरा लैंड है वो डी लैंड है, वो बनाता है मान लो 4 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी डिफरेंस होगा ना, जो भी डिफरेंस होगा, जैसे ए है, ए का डिफरेंस सबसे जो गया गुजरा लैंड है उससे कितना है? 6। बी का डिफरेंस कितना है? बी का डिफरेंस है 4। सी का डिफरेंस कितना है? 2। तो ये जो 6 to 4 है ये रेंट है। तो डिफरेंशियल रेंट ये कहता है कि जो ज़मीन ज़्यादा प्रोडक्टिव है वो ज़्यादा माल बनाएगी, जो ज़मीन कम प्रोडक्टिव है वो कम माल बनाएगी, मगर कम के साथ अगर ज़्यादा प्रोडक्टिव को कंपेयर किया जाएगा तो जो भी ज़्यादा प्रोडक्टिव ज़मीन होगी उसका जो भी सरप्लस निकलेगा वही रेंट होगा। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में फाइंड अप करूं तो डिफरेंशियल रेंट ये कहता है कि हर एक ज़मीन का रेंट अलग अलग होगा और रेंट उतना होगा जितना वो सरप्लस बनाती है एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड वो लैंड होता है जो सबसे गया गुजरा होता है, हमारे केस में एग्जांपल डी वाला। ठीक है।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है सिचुएशन रेंट। सिचुएशन रेंट क्या होता है? सिचुएशन रेंट वो रेंट होता है जिसमें डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से रेंट अलग अलग फिक्स किया जाता है। इसको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। रेंट ऑल्सो अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन द सिचुएशन ऑफ लैंड। लैंड की सिचुएशन के अलग अलग होने की वजह से भी रेंट डिफरेंट तरीके से अराइज होता है। लैंड विच इज सिचुएटेड नियरर टू द टाउन्स एंड मंडीज earn more rent than the land situated far away from the towns। कोई भी जो ज़मीन है, अगर वो ज़मीन शहर के पास होगी या फिर मंडी के पास होगी तो फार्मर के लिए आसान है ना अपना सामान ले जाके बेचना वहाँ पे, तो वो ज़्यादा रेंट फेच करेगा। मतलब जो कमर्शियल प्लेस के आसपास जो ज़मीन होगी वो ज़्यादा रेंट होगा उसका, और जो दूर दराज के इलाकों में होगी शहर से या फिर जो मंडीज़ वगैरह उनसे दूर होगी उनका रेंट कम होगा। इट इज़ because the produce of such lands can be carried to mandis and towns at a very low transportation cost। अगर उनको शहर में अपना माल लेके जाना है या मंडीज में लेके जाना है तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगी, बिकॉज ऑफ देयर नियरनेस, क्योंकि वो बहुत पास हैं। The surplus that landlords enjoy on account of difference in the situation is called situation rent। ये जो सरप्लस है उन ज़मीनों का जो कि शहर के पास हैं या मंडीज के पास हैं, उनमें रेंट ज़्यादा होगा। जितना रेंट ज़्यादा होगा उस रेंट को हम सरप्लस रेंट कहते हैं। सरप्लस रेंट भी कहते हैं और सिचुएशनल रेंट भी कहते हैं। तो सिचुएशनल रेंट एक ऐसा रेंट है जो कि लैंड डिफरेंट सिचुएशंस में, जैसे कोई शहर के पास है, कोई शहर से दूर है, या मंडी के पास है, मंडी के दूर है, तो सिचुएशन के हिसाब से जो रेंट होता है उसे सिचुएशन रेंट या सिचुएशनल रेंट या सरप्लस ओवर द जो फार अवे लैंड है ये भी कहा जाता है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक, बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। इसका दूसरा नाम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट भी है, क्योंकि ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो रिकार्डो जो थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी थे, उन्होंने ये दी है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा डेडली है क्योंकि ये पेपर में आती है, और जिस तरीके से मैंने किया अगर आप उस तरीके से करेंगे तो शायद ही आपके टीचर कोई नंबर काटे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो ये थ्योरी क्या कहती है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा लंबी वीडियो बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सॉइल। तो रिकार्डो कहते हैं रेंट आपके प्रोड्यूस का वो हिस्सा है, आपकी प्रोडक्शन का वो हिस्सा है जो कि आप अर्थ के यूज़ के लिए, ज़मीन के यूज़ के लिए देते हो, और ज़मीन की जो पावर्स हैं देते किसको? लैंडलॉर्ड को। और जो ज़मीन की पावर्स हैं वो ओरिजिनल हैं और इनडिस्ट्रक्टिबल हैं। तो जब भी हम इसकी क्रिटिसिज्म करेंगे तो कहेंगे ओरिजिनल भी नहीं होती और इनडिस्ट्रक्टिबल भी नहीं होती, पोल्यूशन से तो लैंड डिग्रेड होता जा रहा है ना। तो ओवरऑल कंक्लूड करें तो रिकार्डो ये कहते हैं कि रेंट आपके प्रोड्यूस का वो हिस्सा है जो आप ज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए लैंडलॉर्ड को देते हो, क्योंकि जो ज़मीन की पावर्स हैं वो ओरिजिनल भी हैं और इनडिस्ट्रक्टिबल भी हैं। तो इस थ्योरी में कुछ अजम्पशंस हैं, ये अजम्पशंस लेके चलेंगे तभी ये थ्योरी काम कर पाएगी। सबसे पहला, डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। रिकार्डो कहते थे कि जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड है वो डिफरेंट है, हर एक ज़मीन की अपनी अपनी फर्टिलिटी है। सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड, सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स रहती है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लैंड हैज़ ओनली वन यूज़ दैट इज़ कल्टिवेशन, ज़मीन का सिर्फ एक ही काम है कल्टिवेशन करना। ये भी क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट है जो हमने क्रिटिसिज्म में लिखा हुआ है। परफेक्ट कंपटीशन होगा प्रोडक्ट मार्केट में। तो आप प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है वो मेरी मार्केट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, पूरी की पूरी परफेक्ट कंपटीशन पे मैंने बनाई है। अगर यहीं पे मैंने बता दिया परफेक्ट कंपटीशन का डिटेल तो ये चैप्टर रह जाएगा। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा एग्रीकल्चर में कि जैसे जैसे आप ज़्यादा फैक्टर्स यूज़ करोगे टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी डिमिनिशिंग रेट से। देयर एग्जिस्ट्स मार्जिनल और नो रेंट लैंड। ये कहता है कि जो सबसे लो क्वालिटी का लैंड है उसको मार्जिनल लैंड कहते हैं, जो सबसे घटिया क्वालिटी का होता है और उस पर कोई रेंट ही नहीं होता। ये भी इसकी बिगेस्ट क्रिटिसिज्म है। मगर हमने इसकी थ्योरी तो करनी है ना भाई, तो ये अजम्पशन तो लिखनी पड़ेगी। लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन ऑर्डर ऑफ इट्स फर्टिलिटी। लैंड को हम ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी में मतलब काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कल्टीवेट करेंगे, जो सबसे बढ़िया लैंड है उसको पहले कल्टीवेट करेंगे, वो सारा खत्म हो गया तो जो उससे लो क्वालिटी का लैंड है फिर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर और लो की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। जो ज़मीन की फर्टिलिटी है ओरिजिनल भी होगी, इनडिस्ट्रक्टिबल भी होगी। इसकी भी क्रिटिसिज्म आगे करेंगे। बोल बोल के गला बैठ गया।
डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बढ़ती रहेगी। कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लेबर स्पेंट ऑन इट, एग्रीकल्चर पे कितना खर्चा वगैरह आता है ये किस पे डिपेंड करता है कि कितनी लेबर एग्रीकल्चर पे लगती है। तो ये तो थी अजम्पशंस। अब हम हेडिंग बनाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, कि रेंट को डिटर्मिन कैसे किया जाता है। दो सिचुएशंस है जिनमें रेंट डिटर्मिन होती है। पहली सिचुएशन रेंट इन इंटेंसिव एक्सटेंसिव कल्टिवेशन, सेकेंड इंटेंसिव आएगी। तो ये एक्सटेंसिव कल्टिवेशन होता क्या है, ध्यान से समझना। Extensive cultivation refers to the cultivation in which more land is used to increase production। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको क्वांटिटी ऑफ लैंड बढ़ाना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ लैंड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने टोटल प्रोडक्शन बढ़ानी है लैंड को बढ़ाना पड़ेगा, फैक्टर्स को नहीं बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए बात। तो इसको मैंने टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, टेबल प्लस डायग्राम। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास 4 ग्रेड्स ऑफ लैंड है, A B C D। ठीक है, ए ग्रेड सबसे अच्छा लैंड है। ठीक है, वो 10 क्वांटिटी क्विंटल जो भी यूनिट्स हैं ये बनाता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा ज़्यादा। बी ग्रेड जो है 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, सी ग्रेड 6 यूनिट्स एंड डी ग्रेड 4। तो सबसे जो लो क्वालिटी है यहाँ पे 4 की है, तो उसको मार्जिनल लैंड कहा गया है। अब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लेबर है, जो खर्चा हुआ है इन सबको बनाने के लिए, वो तो 100 है, वो तो सब में सेम रहेगा। अब सरप्लस ओवर मार्जिनल लैंड, मार्जिनल लैंड कितना है 4, तो 4 से कितना सरप्लस है 10 जो है वो 4 से 6 ज़्यादा है, जो सेकंड वाला है वो 4 से 4 ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, जितनी भी इनकी प्रोडक्शन थी उसको 4 से माइनस कर लिया सबको, तो ये आ गई। तो जो भी ये आई वही रेंट है। तो रेंट ये क्या कहता है कि सरप्लस जो सबसे मार्जिनल लैंड है उससे कितना ज़्यादा सरप्लस आप बनाते हो वही रेंट है। अगर इसको डायग्रामेटिक तरीके से एक्सप्लेन किया जाए तो ए ग्रेड ऑफ लैंड कितना माल बनाता है। ए ग्रेड ऑफ लैंड मैं यहाँ से बताता हूँ। ए ग्रेड ऑफ लैंड जो है वो 10 माल बना रहा है। ठीक है, ये सीधी लाइनें जो हैं, ये मैं स्केल तो है नहीं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। बी ग्रेड ऑफ लैंड कितना जो है, बी कितना बनाता है 8, तो 8 को मैं ले जाता हूँ मान लो यहाँ तक। ठीक है, सी कितना बनाता है माल 6, तो सी वाली ले जाता हूँ 6 तक। ठीक है, डी कितना बनाता है 4, तो ये मैं ले जाता हूँ 4 यहाँ तक। तो अब मैं इन जो लाइंस हैं इनको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। तो अगर देखा जाए तो ए ने बनाया 10 आउटपुट, बी ने बनाया 8, सी ने बनाया 6 और डी ने बनाया 4। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस बात को। मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा मज़ा आएगा। डी ग्रेड कितना माल बनाता है 4, तो डी ग्रेड बनाता है 4 के ऊपर जितना भी सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है ये रेंट है ए के लिए। ठीक है, अब बी कितना माल बनाता है 8, मिनिमम 4 तो बनता ही है। अब 4 के ऊपर जो भी मतलब ये जो 4 के ऊपर जितनी भी एक्सेस प्रोडक्शन बी ग्रेड ऑफ लैंड ने की है वो उसका रेंट है, और सी वाले का रेंट इस हिसाब से ये वाला हो गया। और डी पे कोई रेंट ही नहीं आया क्योंकि ये तो मार्जिनल लैंड है, ये रेंट फ्री है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपको रेंट दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको डिफरेंट तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने इस तरफ लिखा हुआ है मार्केट में जो भी डिमांड एंड सप्लाई है इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम जो है वो डिटर्मिन हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। ये ए ग्रेड ऑफ लैंड मैंने यहाँ बताया, फिर बी ग्रेड बनाया, फिर डी ग्रेड बनाया, सी नहीं बनाया, सी भी आप बना सकते हो बीच में। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें थोड़ी कॉस्ट कर्व बना के आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बन गई MC कर्व। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये है MC कर्व। लेट इसकी MC कर्व है ए ग्रेड लैंड की, इसको ए दे देता हूँ। ठीक है, इसकी भी MC कर्व बना देता हूँ और इसकी भी MC कर्व बना देता हूँ। ठीक है, एक ही बार। तो इन पे नाम दे देता हूँ MC कर्व ऑफ बी ग्रेड लैंड, MC कर्व ऑफ डी ग्रेड ऑफ लैंड। ठीक है, इनका भी इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ ए, यहाँ लिख लेता हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ बी, यहाँ लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ डी। ठीक है, अब ये तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी नीचे जो मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ क्यू क्वांटिटी फॉर ए, क्वांटिटी फॉर बी, क्वांटिटी फॉर डी। मेरा पेज लंबा नहीं है, नहीं तो मैं डी भी ऐड कर देता, सी भी ऐड कर देता, सॉरी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दिखाऊंगा कि जो ए ग्रेड ऑफ लैंड है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो ए ग्रेड ऑफ लैंड जैसे इसको टच करेगा, आपको ये तो पता ही होगा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। जैसे इसको टच करेगा वो लोएस्ट होगा, उसके बाद ये बढ़ जाएगा। इसको भी प्रॉफिट हो रहा है, मगर जैसे ही इसको टच करेगा इसका प्रॉफिट जो है वो कम है। ठीक है, और जो डी ग्रेड ऑफ लैंड है वो तो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रहा है। समझ गए बात। तो अगर आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह नहीं बनाने आते, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको मार्केट के चैप्टर में जाना पड़ेगा और वो समझने पड़ेंगे। मैंने सारा कुछ बनाया हुआ है। तो ये एवरेज कॉस्ट ऑफ बी आ गई, ये एवरेज कॉस्ट ऑफ
डी आ गई। तो दिखाया क्या हुआ है यहाँ पे, ये दिखाने की कोशिश की है कि इक्विलिब्रियम के सामने अगर हम चलें, ये पॉइंट ए हो गया, तो अगर मैं इसको सीधी लाइन खींच दूं तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये सुपर नॉन प्रॉफिट है। तो ए जो ग्रेड ऑफ लैंड है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर बी के सामने देखें इक्विलिब्रियम को, इसको मिलाएं तो इसका जो प्रॉफिट हो रहा है ये भी प्रॉफिट हो रहा है, मगर ए से तो कम हो रहा है क्योंकि ए ज़्यादा प्रोडक्टिव है। और डी ग्रेड ऑफ लैंड पे कोई सुपर नॉन प्रॉफिट नहीं हो रहा, इस पे तो बस वही खर्चा ही चल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताई है कि जो लैंड ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा उस पर ज़्यादा प्रॉफिट, जो लैंड कम प्रोडक्टिव होगा उस पर कम प्रॉफिट। अगर आपको ये सुपर नॉन प्रॉफिट वगैरह के कंसेप्ट नहीं आते तो आपको मार्केट का चैप्टर देखना पड़ेगा, वो मैंने इस प्लेलिस्ट में ऊपर वाली साइड, मतलब थोड़ा ऊपर जाके देखोगे तो दिया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है रेंट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। ये कहते हैं जितना भी आपने रेवेन्यू कमाया माइनस जो भी आपका खर्चा है वो रेंट है। तो एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी तो कह सकते हैं ना, प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट वही रेंट है। समझ की बात। तो इस पे अगर हम देखें तो रेंट कौन सा है, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है ना, ये जो शेड किया है ना पोर्शन, ये वाला ये रेंट है। इस पे रेंट शेडेड पोर्शन कम हो गया, इस पे नो रेंट हो गया क्योंकि ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही चल रहा है। समझ की बात। तो ये था एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। अब चलते हैं रेंट इन इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव कल्टीवेशन में क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट कल्टीवेशन wherein to increase production more and more units of labor and capital are employed on a given piece of land। ये कहता है कि जो लैंड है उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, लेबर को एंड कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, उसी से प्रोडक्शन बढ़ेगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर टोटल प्रोडक्शन बढ़ानी है तो लैंड की क्वांटिटी कांस्टेंट रख के लेबर और कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एट डिमिनिशिंग रेट। ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर कैपिटल लगा तो लोगे मगर टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी, मगर डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि हमने एजम्पशन ली है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे। तो अब अगर मैं इसमें यही वाला मैं डायग्राम बनाऊं जो मैंने पीछे बनाया था, इसका टेबल नहीं है, तो अगर मैं पीछे जो बनाया था मैंने डायग्राम वैसे ही बनाऊँ। फर्स्ट ये क्या हो गया, रुको 2 मिनट, मैं इसको बैक करता हूँ। ठीक है, और कलर चेंज करता हूँ। अगर मैं फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर जो है लेबर एंड कैपिटल उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आउटपुट बन रही है 8। सेकंड वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ तो लाइक 6 बन रही है। ठीक है, और थर्ड वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ तो लाइक 4 बन रही है। ठीक है, और फोर्थ वाला करता हूँ को तो मान लेता हूँ कि 2 ही बन रही है। ठीक है, 2 क्वांटिटी हो रही है। तो यहाँ से अगर आप प्रॉपर ये मिला लो तो ये वाले डायग्राम होते हैं। मैं इसको बता देता हूँ कि हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल लगाया तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 8। ठीक है, सेकंड वाला लगाया तो टोटल प्रोडक्शन हो रही थी 6, थर्ड वाला लगाया तो टोटल प्रोडक्शन हो रही है 4, फोर्थ वाला लगाया तो टोटल प्रोडक्शन हो रही है 2। तो अगर हम इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स लेके चलें तो सबसे जो लास्ट वाला है वो कितना माल बना रहा है, 2। ये 2 बना रहा है ना, तो 2 के ऊपर जो भी सरप्लस है ये रेंट है। यही तो है ना कि सरप्लस ओवर मार्जिनल प्रोडक्शन, मतलब जो भी मार्जिनल जो आउटपुट है या मार्जिनल जो लेबर एंड कैपिटल के यूनिट्स हैं उससे ऊपर जो भी आप एक्सेसिव बनाते हो वो रेंट है। अब अगर बी ग्रेड ऑफ देखें तो सबसे जो मार्जिनल वाला है वो तो फोर्थ यूनिट है, वो 2 बना रहा है, उसके ऊपर जो भी बचा वो रेंट। अब थर्ड में देखें तो ये तो मिनिमम तो 2 है, 2 के ऊपर जो भी बचा वो रेंट। तो ये क्या आ जाएगा आपका रेंट। तो रेंट क्या होता है, सरप्लस ओवर मार्जिनल। ठीक है, मार्जिनल वहाँ पे क्या था लैंड, यहाँ पे क्या है मार्जिनल लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, आई होप ये एक्सटेंसिव कल्टीवेशन आपको इंटेंसिव कल्टीवेशन आपको समझ आ रहा होगा। अब इसका एक डायग्राम भी है, ध्यान से समझना। डायग्राम कैसे बनाया है वो मैं थोड़ा आपको रफ बता देता हूँ। मैंने क्या बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने पहले से बना के रख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये वेज वाली कर्व होगी, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एक मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बना दी। ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी यहाँ टेंजेंट बना दी। तो अब मैं सीधा डायग्राम पे आ जाता हूँ। तो ये ई क्या है, ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये डब्ल्यू कर्व क्या होती है, ये जो कॉस्ट ऑफ लेबर एंड जो कैपिटल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तनख्वाहें होगी। ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज एट दिस पॉइंट एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बराबर है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ARP एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बराबर है। अगर आपको नहीं पता ये क्या होती है, मैंने ऊपर इनके ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, नो रेंट विल अराइज इन दिस सिचुएशन बिकॉज कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी आर इक्वल। जितनी कॉस्ट पड़ रही है उतनी प्रोडक्टिविटी है, वो मार्जिनल लैंड की तरह। तो इस केस में क्या होगा, रेंट नहीं अराइज होगा। समझ के बात। अब हम मान के चलते हैं कि इफ ड्यू टू एनी रीजन, मान लो टेक्नोलॉजी अच्छी कर ली या कोई नई मशीन ले आया, कोई नया ट्रैक्टर ले आया, द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व शिफ्ट अपवर्ड टू
MRP1, तो मैं क्या करता हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, मान लो MRP1 पे। तो लेट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व ये हो गई, लेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MRP1। तो MRP1 इसको कहाँ पे काट रही है, E1 पॉइंट पे। तो ये जो E1 पॉइंट है ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ठीक है। E1 पॉइंट क्या है, एक नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इसको अगर मैं नीचे डॉटेड लाइन से जोड़ देता हूँ तो ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो ये लाइन ऐसे बन गई है, ये नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब ध्यान से देखना इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो आप टोटल आउटपुट बना रहे हो, इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लो ए दे देता हूँ, इस पॉइंट को ए दे देता हूँ, ठीक है। तो जो टोटल आउटपुट बन रही है वो है AOQE एंड E1, ठीक है। मतलब ये सारी की सारी आउटपुट बन रही है, ये सारी की सारी आउटपुट, ठीक है। मैं गंद नहीं डाल रहा, मैं बैक कर रहा हूँ इसको। तो ए मैं दोबारा लिख लेता हूँ, AO मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और QE वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और E1 ये सारा का सारा क्या है, टोटल आउटपुट। अब इसमें कॉस्टिंग कितनी पड़ी है, कॉस्टिंग ये है, ये जो तनख्वाहें दे रहे हैं ना, ये सारी की सारी, ये सारी की सारी कॉस्टिंग है, ठीक है। ये सारी की सारी कॉस्टिंग है, ठीक है। मैं इसको बैक कर देता हूँ ताकि ये मिट जाए। तो कॉस्टिंग कितनी पड़ी आपकी, ये पड़ी WOQE, इस पॉइंट को मैंने दिया है E1, ठीक है। कॉस्टिंग कितनी पड़ी, तो रेंट कितना पड़ा आपको, रेंट ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा रेंट पड़ गया आपको, ठीक है। तो रेंट क्या हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेंट है AWE1, ठीक है। AWE1 ये सारा का सारा रेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, थोड़ी लंबी हो गई है बट ये क्या करूँ, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको समझाने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं हल्का सा आपके लिए शेड कर देता हूँ, ये जो पोर्शन है भाई ये रेंट है सारा का सारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिसिज्म। इसकी क्रिटिसिज्म तो आसान होती है, बुराइयाँ ही करनी है। तो सबसे पहली बुराई, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज नीदर ओरिजिनल नॉर इंडिस्ट्रक्टिबल। ये पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड है कि जो आपकी जो रेंट है ये ज़मीन से राइज होता है, और वो जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो ओरिजिनल होती है और इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। आपको पता है ओरिजिनल तो होती नहीं, फर्टिलाइजर छिड़क छिड़क के और कई काम कर करके उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाता है, और ऊपर से कह रहा है इंडिस्ट्रक्टिबल भी है, मतलब डिस्ट्रक्ट भी नहीं हो सकती। तो पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन तो हो ही रहा है ना, तो डिस्ट्रक्ट क्यों नहीं हो सकती, तो डिस्ट्रक्ट भी हो सकती है। बार बार उस पर उगाई जाओगे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। लैंड, एक और चीज़, फर्टाइल लैंड माइट नॉट बी यूज फॉर कल्टिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। ये पूरी थ्योरी ये एज्यूम करके चलती है कि सबसे पहले जो इंसान है उसने फर्टाइल लैंड का इस्तेमाल किया। भाई इंसान को क्या सपना आ रहा है कि कौन सा लैंड ज़्यादा फर्टाइल है कौन सा कम, ज़रूरी तो नहीं ना ऐसे। तो ज़्यादा जो फर्टाइल लैंड है वो तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को काट के थोड़ा ना शुरू कर दिया था पहले। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फर्टाइल लैंड पहले इस्तेमाल किया और उससे लो फर्टिलिटी पे, लो फर्टाइल लैंड पे गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर आ जाता है मार्जिनल लैंड और नो रेंट लैंड। इसने एज्यूम किया था कि ऐसा लैंड है जिसकी भाई कोई फर्टिलिटी नहीं है। ऐसा तो होता ही नहीं है कि कोई ऐसा लैंड है जो सबसे गया गुजरा और उसका रेंट ही नहीं होता। समझ की बात, इसकी भी क्रिटिसिज्म है। रेंट इज नॉट ड्यू टू फर्टिलिटी बट ड्यू टू स्कार्सिटी। कुछ लोग ये कहते हैं कि रेंट फर्टिलिटी के हिसाब से नहीं होता, रेंट स्कार्सिटी या रेंट ज़मीन की कमी है, इस वजह से रेंट अराइज होता है। रेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये थ्योरी मान के चलती कि रेंट जो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होता, ये भी गलत है। मॉडर्न थ्योरी तो ये मानती है कि भाई जितना आप मतलब अगर आपका रेंट बढ़ गया तो आप प्राइजेस भी बढ़ा दोगे ताकि आपका खर्चा तो निकले ना। तो रेंट डज एंटर इनटू प्राइस, ये थ्योरी कहती है रेंट प्राइस में एंटर ही नहीं होता, ठीक है। रेंट इज नॉट पेड फॉर द यूज ऑफ लैंड ओनली। ये थ्योरी मानती है कि सिर्फ रेंट ज़मीन के ऊपर है। भाई कार पे भी तो रेंट हो सकता है, मैन मेड चीज़ों पे भी तो रेंट हो सकता है, वो ये थ्योरी नहीं बताती। डिफिकल्टी इन मेजरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड बिफोर फिक्सिंग द रेंट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से ज़मीन रेंट पे लेने गया तो मैं पहले माल उगाऊंगा, फिर देखूंगा कि उसके आसपास सबसे लो प्रोडक्टिविटी किसकी थी और मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसका जो डिफरेंस है वो रेंट दूंगा, ये सिस्टम होगा। या मैं जिससे लैंड लेने गया रेंट पे वो पहले ही रेंट डिसाइड करेगा। तो ये थ्योरी तो उल्टी है, ये कहती है भाई जितना प्रोडक्शन हुआ उसके हिसाब से रेंट डिसाइड करो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो डिफिकल्टी इन मेजरिंग द प्रोडक्टिविटी, हमें पहले कैसे प्रोडक्टिविटी का पता लग जाएगा। नेक्स्ट, एवरी लैंड है सम फर्टिलिटी। ये कहता है कि जो मार्जिनल लैंड है सबसे गया गुजरा उसकी कोई फर्टिलिटी नहीं है, मगर कुछ ना कुछ फर्टिलिटी तो हर एक लैंड की हो सकती है। नेक्स्ट, अनलिस्टिक एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये थ्योरी एज्यूम करके चलती है कि परफेक्ट कंपटीशन होगा, जो कि आपको पता है कि नहीं होता आजकल के ज़माने में। लैंड हैज़ मैनी ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये एजम्पशन लिया था कि लैंड का सिर्फ एक ही काम है, कल्टीवेशन, ठीक है। वो भी बुराई कर दी कि लैंड के तो कई यूजेस होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, चाहे लंबी है मगर ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको पास करा देगा, ठीक है। और जिस हिसाब से मैंने लिखा है इस हिसाब से लिखोगे, इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। लॉन्ग क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस्ड बाय J.S. मिल एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय जीवन स्प्रेटो एंड मिसेस जॉन रॉबिन्सन। तो सबसे पहले J.S. मिल लेके आए थे और सब्सिक्वेंटली जीवन स्प्रेटो एंड मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लोर करके और थोड़ा प्यूरिफाई कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ये कहती क्या है, इकोनॉमिक रेंट इज अ सरप्लस विच इज नॉट रिलेटेड टू लैंड अलोन। जो रेंट है वो सिर्फ लैंड के साथ रिलेटेड नहीं है, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होता है। ये मॉडर्न थ्योरी कहती है। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कहते हैं लैंड के अलावा लेबर का भी तो हो सकता है रेंट, कैपिटल का भी हो सकता है और एंटरप्रेन्योर का भी हो सकता है। तो इस थ्योरी को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं आगे। Economic rent may be defined as any payment of factor of production which is in excess of its supply price। तो ये कहते थे कि इकोनॉमिक रेंट या रेंट एक ऐसी पेमेंट है किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए विच इज़ इन एक्सेस, जो उसकी सप्लाई प्राइस है, सप्लाई प्राइस उससे ज़्यादा पेमेंट जो उसको मिल रही है वो रेंट है। अब ये सप्लाई प्राइस क्या बीमारी है वो समझाता हूँ। सप्लाई प्राइस रेफर्स टू द मिनिमम अर्निंग रिक्वायर्ड टू कीप द फैक्टर इन इट्स प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। अगर किसी फैक्टर को उसके प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में ही बिजी करके रखना है या उसे वहीं लगा के रखना है, तो उसकी जो भी तनख्वाह होगी ना या जो भी कॉस्टिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसकी सप्लाई प्राइस। इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर अर्निंग। फॉर एग्जांपल, मैं एक जगह जॉब कर रहा हूँ ए ऑफिस में और मुझे वहाँ मिल रहे हैं 10K, मतलब 10,000 मिल रहे हैं और मैं 10,000 में ही लगा हुआ हूँ काम, तो मेरी सप्लाई प्राइस क्या होगी, 10,000। तो सप्लाई प्राइस को क्या कहते हैं, ट्रांसफर अर्निंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैं शिफ्ट होकर कहीं और जाता हूँ बी जगह पे नौकरी करने, बी फैक्ट्री में, और वहाँ पे मेरी तनख्वाह होगी 15,000। तो ये जो दोनों के बीच का जो गैप है ना 5,000, ये रेंट होगा। इसमें मेरी जो ट्रांसफ़र अर्निंग्स है वो होंगी 10,000, और जो मैं नौकरी छोड़ के कहीं और गया हूँ काम करने वो मेरी अब एक्चुअल अर्निंग हो जाएंगी। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि सप्लाई प्राइस के ऊपर जो भी सरप्लस मिलता है आपको, या ट्रांसफ़र अर्निंग्स के ऊपर जो भी सरप्लस आपको मिलता है उसे हम रेंट कहते हैं। ठीक है, मैं ये रब कर लेता हूँ, आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर लेना। तो यहाँ लिखा हुआ है, ट्रांसफर अर्निंग इज दैट मिनिमम अर्निंग विच प्रिवेंट्स अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम गेटिंग इटसेल्फ ट्रांसफर्ड टू अनदर ऑक्यूपेशन। तो ट्रांसफर अर्निंग वो अर्निंग है जो कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे काम करे जा रहे हो, आपको किसी और जगह पे वो काम करने से रोकती है, प्रिवेंट करती है। मगर अगर आपको किसी और जगह अच्छा काम मिला और सुपीरियर टर्म्स एंड कंडीशन और सुपीरियर तनख्वाह मिली तो आप शिफ्ट कर जाओगे। ठीक है ना। तो रेंट इज अ सरप्लस दैट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग, जो हम शिफ्ट हो गए नई नौकरी पे जो 15,000 वाली थी, और माइनस ट्रांसफर अर्निंग जो 10,000 वाली पुरानी नौकरी है। तो वही एक्चुअल अर्निंग वो 15,000 माइनस ट्रांसफर अर्निंग जो 10,000 का एग्जाम्पल दिया था, तो रेंट हो गया 5,000। तो अब टेक्निकल टर्म्स में ये इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, रेंट इज द सरप्लस अर्नड बाय अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओवर एंड अबव द मिनिमम अर्निंग्स नेसेसरी टू इंड्यूस इट टू वर्क। तो मिनिमम अर्निंग क्या होगी, ट्रांसफर अर्निंग, उससे कितना एक्चुअल अर्निंग से ट्रांसफर अर्निंग सरप्लस है, मतलब एक्चुअल अर्निंग कितनी ज़्यादा, वही एग्जांपल कि एक्चुअल अर्निंग है आपकी 15,000, तो ये ट्रांसफर अर्निंग से कितनी ज़्यादा एक्सेस है 10,000, ये एक्सेस कितनी है 5,000। तो भाई ये जो 10,000 जो पुरानी जो तनख्वाह थी आपकी, मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, जो पुरानी तनख्वाह थी 10,000, उससे कितनी फालतू आपको तनख्वाह मिल रही है, कितना एक्सेस मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड रेंट। तो आपको ये जो फालतू तनख्वाह मिल रही है यही आपको एनकरेज कर रही है ना काम करने के लिए, तो कितनी फालतू मिल रही है वो रेंट कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू स्टोनियर एंड हेग, इसकी प्रोनाउंसिएशन जैसे भी आप कर लेना, गालियाँ मत निकालना मुझे। रेंट इज अ पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ट्रांसफर अर्निंग। तो जो भी ट्रांसफर अर्निंग से फालतू जो भी आपको मिल रहा है एक्चुअली में उसे रेंट कहेंगे। ठीक है, अब आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। रेंट को कैसे डिटर्मिन करेंगे, रेंट इज अ फैक्टर, रेंट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिटर्मिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। जो रेंट है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, किसकी डिमांड एंड सप्लाई, फैक्टर्स की। ठीक है, रेंट कैन बी डिटर्मिन अंडर 2 सिचुएशंस। रेंट को हम 2 सिचुएशंस में डिटर्मिन कर सकते हैं, एक तो है रेंट ऑफ लैंड और दूसरा है रेंट एज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। ये दोनों सिचुएशन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट ऑफ लैंड। According to the modern economists, rent arises because of the scarcity of land. मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो लैंड पे, जो ज़मीन पे जो रेंट अराइज होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन की स्कारसिटी है। स्कारसिटी का मतलब कमी, स्कारसिटी
of land means that the demand for land is more than the supply. इसका मतलब है डिमांड कम है और डिमांड ज़्यादा और सप्लाई लैंड की कम है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, इनइलास्टिक है. रेंट इज डिटर्मिन्ड एट अ पॉइंट वेयर डिमांड फॉर लैंड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लैंड. तो ये कहते हैं रेंट वहाँ डिटर्मिन होता है, पूरा डायग्राम अभी बना के दिखाता हूँ आपको, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई बराबर होते हैं. तो सबसे पहले आपने हेडिंग बनाना है डिमांड फॉर लैंड. तो डिमांड फॉर लैंड के अंडर आपने लिखना है डिमांड फॉर लैंड इज अ ड्राइव डिमांड. ड्राइव डिमांड वो डिमांड होती है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए क्योंकि उससे आपको कोई और चीज़ की डिमांड करनी है. फॉर एग्जांपल ज़मीन थोड़ी ना खाओगे आप, ज़मीन में जो अनाज उगाओगे वो खाओगे ना, तो इसीलिए ये ड्राइव डिमांड है. अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया, मैंने इस पर अलग वीडियो बना के रखी है, आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. इट मीन्स दैट द डिमांड फॉर लैंड डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. आप ज़मीन की डिमांड इसलिए नहीं करते आपको ज़मीन चाहिए, ज़मीन की डिमांड करते क्योंकि आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चाहिए. इफ़ द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्रीज, अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई, देयर इज़ इंक्रीज इन द डिमांड फॉर लैंड एज वेल एंड वाइस वर्सा. तो जितनी डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बढ़ती रहेगी उतनी लैंड जो ज़मीन है उसकी भी डिमांड बढ़ती रहेगी. ठीक है, और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड ही कम होगी तो ज़मीन की डिमांड कम हो जाएगी, बल्कि ऐसा होता नहीं कभी. ठीक है, डिमांड फॉर लैंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. ये कहते थे कि जो ज़मीन की जो डिमांड है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़मीन की हाई होगी तो डिमांड हाई होगी. एज मोर एंड मोर ऑफ लैंड इज यूज्ड, इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गोज ऑन डिमिनिशिंग. जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन यूज़ की जाएगी वैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी. तो ये थ्योरी भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को फॉलो करती है. हैंस डिमांड फॉर लेबर कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिर रही है इस थ्योरी के अंदर, तो ये थ्योरी ये मान के चलती है कि डिमांड फॉर लैंड एक नेगेटिव स्लोप कर्व होगी. नेक्स्ट सप्लाई ऑफ लैंड. वो कहते थे सप्लाई ऑफ लैंड ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल इज फिक्स्ड. जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो फिक्स होगी, दैट इज सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक. इसका मतलब ये होता है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लैंड विल नॉट इवोक एनी इंक्रीज इन सप्लाई. प्राइस के बढ़ने से सप्लाई ऑफ लैंड नहीं बढ़ सकती. अब मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको. तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, सप्लाई मैंने नहीं कहा था, मतलब ये थ्योरी कहती है सप्लाई ऑफ लैंड क्या होगा, सप्लाई ऑफ लैंड होगा फिक्स. तो मैंने ये इन इलास्टिक का बना दिया. अब मैं डायग्राम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ कि ये डिमांड फॉर लैंड है. अब मैं इनके नाम दे देता हूँ. ये है डिमांड फॉर लैंड, ये है सप्लाई ऑफ लैंड. जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लैंड. ठीक है, इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं तो हमारा रेंट ये हो गया OR. OR इज़ द रेंट, ये वाला. ठीक है, अब मान लो डिमांड फॉर लैंड बढ़ जाती है. अगर डिमांड फॉर लैंड बढ़ जाती है तो आपको पता है ना, जब भी डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व क्या होती है, राइटवर्ड शिफ्ट. ठीक है, तो डिमांड कर्व को हम राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं. ये मान लो ये डिमांड कर्व आ गई है, नहीं तो मैंने यहाँ डिमांड फॉर लैंड लिखा हुआ है DL. मैं यहाँ डिमांड फॉर लैंड 1 कर देता हूँ. डिमांड फॉर लैंड 1 जो नई कर्व है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, E1 पॉइंट पे. अब E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है और अगर मैं इसको डॉटेड लाइन जोड़ देता हूँ तो जो हमारा रेंट है अब वो पहले OR था, अब वो बढ़ के OR1 हो चुका है. ठीक है, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी ज़मीन की वैसे वैसे रेंट भी बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. ठीक है, क्योंकि मैं इस थ्योरी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं सुना रहा आपको. तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ लैंड है और ये रेंट है. तो ये पहली सिचुएशन हमने डिस्कस की जिसमें हमने डिस्कस किया रेंट ऑफ लैंड. अब दूसरी सिचुएशन डिस्कस करेंगे, रेंट एज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग. तो चलिए शुरू करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेंट एज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग. तो मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग. ये तो पहले से कहते आ रहे हैं. ठीक है भाई, रेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो रेंट है वो सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक पार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं लैंड से रिलेटेड है. बट दीज फैक्टर्स विल अर्न रेंट ओनली व्हेन देयर सप्लाई इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक. इनको रेंट सिर्फ तभी मिलेगा जब इनकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगी. अगर परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई जितनी मर्जी बढ़ाते रहेंगे तो फिर वो तो बहुत कॉमन हो जाएगी ना चीज़. तो जो चीज़ की कमी है उसी पे ही रेंट अराइज होगा ना. इट कैन बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. तो पहली सिचुएशन मैंने लिखाई है व्हेन रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक. तो पहली सिचुएशन में हम ये मान के चलते हैं जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है. सप्लाई ऑफ अ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक व्हेन change in its demand at existing rate is followed by corresponding change in supply. मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई भी उतनी बढ़ जाएगी. तो कहने की बात ये है कि इस केस में परफेक्टली इलास्टिक के केस में जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी ही सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई की कमी नहीं रहेगी. ठीक है, इस केस में क्या है, फैक्टर इज नॉट स्कैर्स.
फैक्टर की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी ना हो तो वो तो मुफ्त में होती है, जिस चीज़ की कमी है उसी के पैसे दोगे ना आप। तो इस केस में क्या होगा, इट्स एक्चुअल अर्निंग इज इक्वल टू ट्रांसफर अर्निंग, क्योंकि अगर कहीं पे बंदा नौकरी छोड़ के जाता भी है तो वहां पे भी उसको उतनी तनख्वाह मिल रही है, तो इस केस में एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग बराबर हो जाएंगी। तो रेंट एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग होता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर है तो रेंट क्या हुआ, जीरो। इसको टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मान लो डिमांड फॉर लेबर है 10, 15, 20, सप्लाई ऑफ लेबर भी है 10, 15, 20, एक्चुअल अर्निंग भी आपने 10, 10 लिख दी, ट्रांसफर अर्निंग भी 10, 10 लिख दी, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो रेंट हमेशा जीरो ही आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ लैंड कर्व है मैं यहाँ पे SL लिख लेता हूँ, SC ही ठीक है, सप्लाई ऑफ कैपिटल हो गया ये, ठीक है, क्योंकि कैपिटल के ऊपर भी तो रेंट अराइज होगा जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड फॉर कैपिटल यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ कैपिटल होगी। तो इस केस में अगर आप डिमांड बढ़ाते हो, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है, अगर आप डिमांड बढ़ाते हो तो डिमांड के बढ़ते ही सप्लाई भी बढ़ जाएगी। जैसे आपने डिमांड बढ़ाया, डिमांड बढ़ा के आपने, जब भी डिमांड बढ़ती है आपको पता है पैरेलल शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे मैं नई कर्व डिमांड फॉर कैपिटल की नई कर्व दे देता हूँ। नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया है, E1 पे। तो जहाँ पे भी ये नया इक्विलिब्रियम आता है तो इससे आपको ये नहीं पता लग रहा कि भाई जितनी क्वांटिटी डिमांड बढ़ी थी उतनी ही सप्लाई भी बढ़ गई। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रेंट जीरो, रेंट अराइज ही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की सप्लाई अनगिनत होती है तो उस पर तो भाई वो तो कॉमन हो जाती है, उसका कौन पैसे देगा, ठीक है ना। तो सप्लाई अनगिनत है तो उसके तो कोई पैसे नहीं देता। चलिए आगे चलते हैं। तो इस केस में रेंट अराइज नहीं होगा। नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है रेंट व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इनइलास्टिक। जब इनइलास्टिक है मतलब कमी है चीज़ की, तब रेंट अराइज होगा। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज perfectly inelastic when increase or decrease in demand will not followed by any change in supply। तो इनइलास्टिक तब कहा जाएगा जबकि डिमांड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सप्लाई उतने की उतनी है, तभी इसको इनइलास्टिक कहा गया है। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, ट्रांसफर अर्निंग इज जीरो, ट्रांसफर अर्निंग जीरो होगी। क्यों, हम कहीं और जाके काम कर ही नहीं पाएंगे और एक्चुअल अर्निंग ही हमारी जो होगी वो होगी, ट्रांसफर अर्निंग इस केस में नहीं रहेगी। हेंस रेंट विल बी इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग। तो इस केस में रेंट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग तो हमें पता है जीरो है, कहीं और कहीं जा ही नहीं सकते, सप्लाई फिक्स्ड है, तो जो भी एक्चुअल अर्निंग होगी वही रेंट होगा। अब इसको टेबल एंड डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। मैंने एक्चुअल अर्निंग लिखी है 10, 15, 20, जो ट्रांसफर अर्निंग लिखी है ट्रांसफर अर्निंग लिखी है वो लिखी है 0, 15, 20। तो ट्रांसफर अर्निंग यहाँ मैंने गलत लिखी हुई है, स्पीड में लग रहा है, ये हो गया। ट्रांसफर अर्निंग तो जो है 0 है, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो इसको लिख लेता हूँ, अगर माइनस करेंगे 10 माइनस 0 10, 15 माइनस 0 15, 20 माइनस 0 20। तो कहने की बात यह है कि जो ही एक्चुअल अर्निंग होगी वही सारी की सारी हमारी क्या होगी, रेंट होगी। इस केस में ट्रांसफर अर्निंग जीरो होती है। वो कभी कभी स्पीड में लिखते लिखते ना डिस्टर्बेंस हो जाती है और नंबर उल्टे पुल्टे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में मैंने सप्लाई इनइलास्टिक बना ली है क्योंकि सप्लाई इनइलास्टिक है, और डिमांड कर्व नॉर्मल बनाई है, तो जहां डिमांड सप्लाई कट होते हैं वो इक्विलिब्रियम है और रेंट हमारा इतना फिक्स हो गया, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें, अगर इस केस में आपका डिमांड बढ़ भी जाती है, अगर आपकी डिमांड बढ़ भी जाती है तो हो यार ये लग रहा है कोई बाहर आ गया और डॉग्स शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर डिमांड बढ़ भी जाती है तो ये जो डिमांड कर्व है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो नई डिमांड कर्व DL1 हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, E1। और ये जो इक्विलिब्रियम होगा, अगर मैं इसको यहाँ तक जोड़ूं तो जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये थ्योरी कहती है कि जो रेंट है वो पहले तो ये था, ये वाला था रेंट, अब जैसे ही डिमांड बढ़ गई है तो रेंट ये वाला हो गया है। समझ गई बात, ठीक है। तो रेंट जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी रेंट भी बढ़ता रहेगा। मैं इस गंध को साफ कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए बनाया था बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है तीसरी सिचुएशन, रेंट व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। मतलब परफेक्टली इलास्टिक में तो नहीं होता, परफेक्टली इनइलास्टिक में जितना डिमांड बढ़ेगी उतने का उतना ही रेंट होगा। मगर इस सिचुएशन में क्या होगा, जिसमें लेस देन परफेक्टली इलास्टिक है और इनइलास्टिक भी नहीं है और परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है। द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज सेड टू बी लेस देन परफेक्टली इलास्टिक व्हेन इंक्रीज इन द डिमांड इज फॉलोड बाय रिलेटिवली लेस इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब डिमांड में बढ़ावा आ रहा है, उससे अगर सप्लाई उतने की उतनी बढ़ रही है तो वो तो परफेक्टली इलास्टिक होगी।
अगर डिमांड बढ़ रही है मगर सप्लाई कम बढ़ रही है तो वो क्या होगी, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही तो वो तो इनइलास्टिक होगी, ठीक है ना। इन दिस सिचुएशन when demand for a factor increases its supply does not increase in the same proportion। मतलब अगर डिमांड 10% बढ़ेगी और अगर सप्लाई भी 10% बढ़ गई, ये तो परफेक्टली इलास्टिक होगी। और अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई बढ़ ही नहीं रही, कांस्टेंट रह रही है, तो ये तो इनइलास्टिक होगी। हम कह रहे हैं ये बढ़ रही है मगर 4-5% बढ़ रही है, ज़्यादा नहीं बढ़ रही। समझ गए बात। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हेंस एक्चुअल अर्निंग ऑफ अ फैक्टर एक्सीड्स इट्स ट्रांसफर अर्निंग। तो एक्चुअल अर्निंग ज़्यादा होगी और ट्रांसफर अर्निंग कम होगी। इसको टेबल से एक्सप्लेन करते हैं। डिमांड फॉर लेबर 10-20-30 ले लिया, एक्चुअल अर्निंग 10-15-20 और ट्रांसफर अर्निंग 10-10-10 हमने ले लिया। तो फर्स्ट केस में तो रेंट अराइज नहीं होगा, सेकंड केस में 15 - 10 5 और थर्ड केस में 20 - 10 तो ये हो जाएगा 10। तो अब इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने डी डिमांड का बनाई है, एसएस सप्लाई का बनाई है। इस केस में क्या है, इस केस में मैं जो है क्वांटिटी ऑफ लेबर ले रहा हूँ और वेजेस ले रहा हूँ। वेजेस भी एक टाइप का रेंट है मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से। तो अगर हम देखें तो ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और जो आपकी वेजेस हैं वो OW हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हमारी एक्चुअल अर्निंग कितनी है, एक्चुअल अर्निंग है WOLE। ये जो पूरा का पूरा ये जो ये सारा का सारा ये एक्चुअल अर्निंग है। समझ की बात। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, रुको, इसको इरेज कर दिया। अब ट्रांसफर अर्निंग कितनी है हमारी, ये लिखता हूँ। ट्रांसफर अर्निंग हमारी ये शेड करता हूँ, ये है, ये वाली सिर्फ सप्लाई कर्व के नीचे नीचे वाली, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर अर्निंग। इसको भी इरेज करता हूँ और फिर लिखता हूँ ये है SO, यहाँ चेंज करता हूँ पेन, SOLE, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट ये। तो अब हमारा रेंट क्या हुआ, ये वाला पोर्शन, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हमारा रेंट हुआ। तो रेंट कितना हुआ, मैं यहाँ से पहले रब कर देता हूँ। तो रेंट हमारा हुआ WSE। तो इस केस में रेंट ये वाला हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर डिमांड बढ़ जाती है फिर क्या करेंगे, तो मैं डिमांड कर्व को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, कॉपी, यहाँ से कर देता हूँ पेस्ट इसके ऊपर। तो नई डिमांड कर्व बना देता हूँ। लेट नई डिमांड कर्व ये मैंने डिमांड बढ़ा दी D1 तो डिमांड के बढ़ने से सप्लाई उतनी नहीं ना बढ़ी क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, E1 पे। अगर मैं देखूँ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लैंड ये बढ़ गया पहले से, ये कितना हो गया L1, ठीक है। और अब वेजेस कितनी हो गई हैं, अगर मैं डॉटेड लाइन लगाऊं तो ये हो गई हैं W1। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, यहाँ लाइन खींच के बता देता हूँ कि जब भी डिमांड का बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई कहाँ तक, D1 तक, तो अब एक्चुअल अर्निंग कितनी होगी, अब एक्चुअल अर्निंग्स जो आपकी हो गई हैं वो हो गई हैं ये सारी की सारी, ये सारा का सारा पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ और आपको लिख देता हूँ। ये हो गई है W1 OL1 E1, ठीक है। और अब ट्रांसफ़र अर्निंग कितनी है, ट्रांसफ़र अर्निंग्स आपकी हैं ये वाली, मैं शेड करके आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला सारा पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला सारा का सारा पोर्शन, ये वाला। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो ये सारा का सारा लिखता हूँ यहाँ पेन का कलर चेंज नहीं किया मैंने, SOL1 E1, ठीक है। और अब इस केस में रेंट कितना अराइज होता है, इस केस में ये जो ये वाला पोर्शन है ये सारा का सारा रेंट अराइज होता है। तो मैं दो सिचुएशंस में आपको बता दिया है, ठीक है। इस केस में जो रेंट अराइज होता है, कल पेन का कलर चेंज करता हूँ, वो हो जाता है W1 SE1। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। और वीडियो लंबी इसलिए होगी क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है मैं इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बोर हो जाता हूँ। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस थ्योरी का, रेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कहता है कि रेंट सिर्फ लैंड पे नहीं आता भाई, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आता है। अमाउंट ऑफ रेंट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। जो रेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो भी डिफरेंस होगा एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग पे, उस पे। रेंट अराइजेज व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। रेंट सिर्फ तभी अराइज होगा जब जो सप्लाई होगी, सप्लाई ऑफ फैक्टर होगी परफेक्टली इनइलास्टिक के, सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, या फिर लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी सप्लाई ना बढ़े, उससे कम बढ़े। अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो जो रेंट है वो अराइज नहीं होगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है क्वासी रेंट।
तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर मार्शल। सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इट रेफर्स टू द एडिशनल इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स अदर देन लैंड। ये वो इनकम है जो फैक्टर्स अर्न करते हैं अदर देन लैंड हु सप्लाईज फिक्स्ड इन द शॉर्ट पीरियड। ठीक है, इट रेफर्स टू एडिशनल इनकम। ये वो एडिशनल इनकम है जो कि लैंड के अलावा अदर फैक्टर्स अर्न करते हैं जिनकी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई इन इलास्टिक रहती है, मतलब फिक्स्ड रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्शल the term quasi rent will be used in the present volume as income derived from machines and other appliances to produce other appliances of production made by man। तो सिंपल वर्ड्स में उन्होंने ये बताया कि भाई जो क्वासी रेंट है वो मैन मेड प्रोडक्ट्स पे जो है वो लिया जाता है और उनकी जो सप्लाई है वो शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड होनी चाहिए। शॉर्ट पीरियड में उन फैक्टर्स की जो सप्लाई है वो वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, क्वासी रेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो क्वासी रेंट है वो सिर्फ एक फैक्टर से रिलेटेड नहीं है। वट एवर रेवेन्यू ऑफ अ फर्म अर्न्स, वट एवर रेवेन्यू अ फर्म अर्न्स, कोई भी कंपनी जितना भी रेवेन्यू अर्न करती है इन द शॉर्ट रन ओवर एंड अबव द वेरिएबल कॉस्ट, कोई भी कंपनी अपने वेरिएबल कॉस्ट के ओवर एंड अबव जो भी रेवेन्यू अर्न करती है उसी को क्वासी रेंट कहा जाता है। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बताएं तो क्वासी रेंट क्या है? रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो भी उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है कंपनी की, फॉर एग्जांपल टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 10 और उन्होंने रेवेन्यू कमाया 15, तो जो भी बचा वो क्या आपका क्वासी रेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है रेंट वर्सेस क्वासी रेंट। इन दोनों में क्या फ़र्क है, चलिए शुरू करते हैं। रेंट अराइजेज फॉर द यूज़ ऑफ फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। रेंट ज़्यादातर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर का लिया जाता है, जैसे ज़मीन। ठीक है, मैं जो है रेंट का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर से हमें आता है, बट क्वासी रेंट हमेशा मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आता है। कोई ज़मीन, ट्रैक्टर आपने मतलब कोई ट्रैक्टर आपने किराए पे ले लिया, कोई गाड़ी किराए पे ले ली, तो कोई भी मैन मेड चीज़ जो किराए पे ली उस पर जो रेंट अराइज होता है उसे क्वासी रेंट कहते हैं, और बाकी चीज़ों पे जो रेंट अराइज होता है उसे नॉर्मल रेंट कहते हैं। रेंट अराइजेज बोथ इन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। रेंट तो लॉन्ग टर्म में भी होगा, शॉर्ट टर्म में भी होगा, मगर क्वासी रेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये बात याद रखनी है। रेंट इज़ अ परमानेंट, क्वासी रेंट इज़ टेम्परेरी। जो रेंट है वो परमानेंट है, आपको सारे टाइम देते रहना है। जो क्वासी रेंट है वो टेम्परेरी है, वो शॉर्ट पीरियड में आता है। लॉन्ग पीरियड में जो है वो फैक्टर्स फिक्स नहीं रहेंगे, वो वेरिएबल हो जाएंगे, तो रेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, रेंट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। जो रेंट की थ्योरी है, बेसिकली जितनी भी थ्योरीज हैं वो यही कहती हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो रेंट आ जाएगा, मगर क्वासी रेंट कहता है इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड क्वासी रेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है रिकार्डिन थ्योरी ऑफ रेंट वर्सेस मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकार्डिन थ्योरी ऑफ रेंट में रिकार्डो कहते थे कि रेंट इज़ पेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड ओनली। रेंट जो है वो सिर्फ ज़मीन के ऊपर होता है, ज़मीन के लिए इस्तेमाल के लिए होता है। दूसरी तरफ मॉडर्न थ्योरी कहती थी इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड के अलावा, ठीक है, लैंड के अलावा लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको उनकी पेमेंट को भी, उनकी इनकम को भी रेंट कहा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, रिकार्डो कहते थे रेंट इज़ अ रिवार्ड फॉर द ओरिजिनल, फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल। जो ज़मीन की ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए जो भी पैसे लैंडलॉर्ड को दिए जाते हैं वो रेंट होता है। मगर दूसरी तरफ जो मॉडर्न थ्योरी वाले कहते थे वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं होता। रेंट क्या है? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। अब एक्चुअल अर्निंग, ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मॉडर्न थ्योरी का लिंक है, उसको क्लिक करके पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है, रिकार्डो कहते थे रेंट डज नॉट एंटर इनटू प्राइस, रेदर इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय प्राइस। रेंट जो है प्राइस में एंटर नहीं होता, रेदर प्राइस जो है वो डिटर्मिन करता है रेंट कितना होगा। मगर दूसरी तरफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते थे कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखें, रेंट डज नॉट एंटर इनटू प्राइस, रेंट प्राइस में एंटर नहीं होता। बट वो कहते थे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फर्म इट डज एंटर इनटू प्राइस। जो रेंट है वो प्राइस में एंटर होता है। अगर एक कंपनी की बात करें, उसने जो ज़मीन किराए पे ली हुई है, अगर उसका रेंट बढ़ गया तो वो प्राइस भी तो बढ़ाएगी, समझ गए ना बात। मगर रिकार्डो कहते थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, जो प्राइस होगा उसी के हिसाब से रेंट होगा, वो तो उल्टी थ्योरी होगी, समझ गई बात। मगर उस टाइम के हिसाब से वो सही थी, इसलिए पढ़ते हैं अभी भी।
मेन कॉज, रिकार्डो कहते थे मेन कॉज फॉर एमरजेंस ऑफ रेंट इज डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, कि ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो अलग अलग है और यही मेन वजह है रेंट के अराइज होने की। मगर दूसरी तरफ मॉडर्न थ्योरी कहती थी रेंट अराइजेज व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज ईदर इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। वो कहते थे जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक ना हो, मतलब रेंट सप्लाई इन इलास्टिक हो, या परफेक्टली इलास्टिक से कम होगी, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक होगी, तभी रेंट अराइज होगा।